काफ़ी अरसा हो गया है कि मैंने किडनी डिज़ीज़ पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पर कोई एपिसोड नहीं बनाई। इससे पिछली एपिसोड में मैंने बड़े ही बेसिक लेवल पे डिस्कस किया था कि किडनी डिज़ीज़ पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में जो बहुत ही एसेंशियल और बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए। अच्छा, इसी मकसद और ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे एक दफ़ा फिर मोटिवेशन मिली जब पूरे पाकिस्तान से पेशेंट मेरे पास आए या उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन की और मुझे कुछ ऐसे गुरुज़ का प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिला जो अपनी भी बहुत तारीफ़ें करते हैं, टीवी पे बैठ के बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी करते हैं और दूसरे लोग भी उनके गर्विदा हैं। लेकिन जब उनका प्रिस्क्रिप्शन देखा, पेशेंट की जो अपनी बीमारी के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी डॉक्टर से मिलने के बाद और उसके प्रिस्क्रिप्शन के बाद, उस सब को देख के मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ और मेरा दिल किया कि इस सब्जेक्ट को फिर एक दफ़ा सरफेस पे लाया जाए और पेशेंट को एजुकेट किया जाए कि आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन में इन 4-5 चीज़ों को पढ़े बगैर, लिए बगैर नहीं उठना। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैज़ फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक वाले स्टूडियो से। जो किसी भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि उस डॉक्टर का थॉट प्रोसेस क्या है, उसको मरीज़ की बीमारी के बारे में क्या समझ है और उसको बीमारी की ओवरऑल क्या समझ है। इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को हम ईज़ी नहीं ले सकते और एक्चुअली ये प्रिस्क्रिप्शन ही है जिसकी बेस पे मरीज़ की बीमारी ने बेहतर होना होता है या ख़राब होना होता है। जैसे-जैसे मेरी प्रैक्टिस में इज़ाफ़ा हो रहा है और पूरे पाकिस्तान से लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं और स्पेशली जो दूसरे बड़े शहरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो मुझे उनके पिछले नेफ्रोलॉजिस्ट या दूसरे डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन देखने का मौका मिलता है और मैं एक्चुअली आगे मूव ही नहीं करता जब तक कि पेशेंट मुझे बताए ना कि पिछले डॉक्टर ने क्या कहा, क्या किया और फिर उसकी बातें उसके पिछले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मैच करती हैं कि नहीं, मैं तब तक आगे नहीं चलता। इस वजह से मुझे पूरे पाकिस्तान से बड़े-बड़े डॉन्स और बड़े-बड़े गुरुज़ का प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है और स्पेशली वो लोग जो टीवी पर आते हैं, हेल्थ केयर के बारे में, मर्ज़ के बारे में बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ना तो उनका पेशेंट उनसे सैटिस्फाइड होता है और ना ही उनका प्रिस्क्रिप्शन कोई उस लेवल की इंटेलेक्ट या विज़डम रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जो विज़डम वो टीवी पर बैठ के झाड़ रहे होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि एक रियलिटी होती है जो मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान होती है और एक परसेप्शन होती है। मैं एग्री करता हूँ कि हर मरीज़ को सैटिस्फाई करना मुमकिन नहीं है और स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया जैसे कल्चर में जहाँ मरीज़ पहुँचता ही डॉक्टर के पास बहुत लेट है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एविडेंस होता है जो इंडिकेट करता है कि डॉक्टर पेशेंट के दरमियान इंटरेक्शन कैसा रहा हो। अब अगर एक मरीज़ मुझे कहे कि डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं समझाया और मैं जब उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखूँ, तो वहाँ पे मुझे पता चले कि डॉक्टर ने बड़ी डिटेल से हर चीज़ लिखी हुई है, वो चीज़ें जो मैं अभी अगले सेगमेंट में आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली मैं उस डॉक्टर के बिहाफ़ पर पेशेंट से फ़ाइट करता हूँ कि यार देखो उस डॉक्टर ने स्टेज भी लिखी हुई है, उसने आपका ब्लड प्रेशर भी लिखा हुआ है, उसने आपको डाइट चार्ट भी दिया हुआ है। तो मेरा ख़्याल है आप खुद ही डॉक्टर से कनेक्टेड नहीं थे या आप उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं फ़ॉलो करना चाह रहे। जब मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मरीज़ से मैं बड़ा लॉजिकल और हेल्दी तरीके से डिस्कस करता हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप इसी तरह खुद अपने मर्ज़ के बारे में इग्नोर रहना चाहेंगे या उसको समझना नहीं चाहेंगे, तो मेरे टाइम स्पेंड करने से भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। और यही बेसिक वजह होती है, मैं हर मरीज़ का उसके पिछले डॉक्टर के साथ जो इंटरेक्शन हुआ होता है, उसको ज़रूर स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर कोई डेफ़िशिएंसी डॉक्टर के पार्ट पर है, तो मैं उसको फ़िल इन करने की कोशिश करूँ
और अगर मरीज़ खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है अपनी हेल्थ में, अपने मर्ज़ को समझने में, अपनी ट्रीटमेंट को अच्छा लेके चलने में, तो फिर मुझे एक डिफरेंट किस्म की लाइन लेनी पड़ती है, मेरी डिस्कशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब हम चलते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन में क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके मुकम्मल नाम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपके वाइटल्स। आपने मेक श्योर करना है कि आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपका एटलीस्ट ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, आपका ब्रीदिंग रेट और आपका वेट, ये 3-4 चीज़ें लाज़मन होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को देखकर कोई डॉक्टर आपके घर के ब्लड प्रेशर को और आपके नेक्स्ट विज़िट के वेट को, ब्लड प्रेशर को कंपेयर कर सकता है और बता सकता है कि आप क्या थे। या मेरे पास अगर कोई पेशेंट 2024 में आता है और उसने आखिरी दफ़ा किसी डॉक्टर को 2020 में देखा है, तो मुझे उस प्रिस्क्रिप्शन से पता चलेगा कि 2020 में पेशेंट के क्या हालात थे। उसका ब्लड प्रेशर 180/90 था या 120/70, उसका वेट 105 या 130 किलो था या 75 किलोग्राम। तो वहाँ से मुझे आइडिया हो जाता है कि मरीज़ उस वक़्त किधर था, इस वक़्त किधर है और इसकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी। नेफ्रोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन में ही दूसरी बड़ी और अहम चीज़ होनी चाहिए आपके गुर्दे के मर्ज़ की स्टेज, कि आपके गुर्दे का मर्ज़ किस स्टेज पर है। गुर्दे के मर्ज़ की स्टेज की समझ होना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी सारी मेडिसिन, आपकी सारी लाइफ़स्टाइल और आपका जो फ्यूचर प्रोग्नोसिस है या जो अगले हिस्से हैं, वो इस पर डिपेंड करने हैं। इसलिए आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के ऑफ़िस से उसके प्रिस्क्रिप्शन पर अपने गुर्दे के मर्ज़ की स्टेज जाने बगैर नहीं उठना। फिर आ जाता है कि गुर्दे के मर्ज़ की वजह क्या है? गुर्दे के मर्ज़ की वजूहात मैं डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट तरीक़ों से बता चुका हूँ और गुर्दे का जो मर्ज़ है, वो किसी न किसी वजह से होता है। हर 100 में से गुर्दे के हर 100 मरीज़ों में से तकरीबन 40-45 मरीज़ डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे के मर्ज़ में पहुँचते हैं, 30-35% ब्लड प्रेशर की वजह से, 10-15% कह लें ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ की वजह से, जो कि गुर्दे के अंदर ही ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से होती हैं, यानी कि इंसान के जिस्म के अपने सेल ही गुर्दे को तबाह करना शुरू कर देते हैं। और फिर छोटी-मोटी वजूहात जैसे कि ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ और इस तरह की बेतहाशा चीज़ें। लेकिन ओवरऑल इन शॉर्ट बात आपके समझने वाली ये है कि गुर्दे का जो मर्ज़ है वो बेसिकली एक अलामत है। उसके पीछे जो मर्ज़ है, जो वजह है, उसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और गुर्दे के मर्ज़ की ट्रीटमेंट उस पीछे वाली अंडरलाइंग वजह की बेसिस पर होती है। गुर्दे के मर्ज़ के प्रिस्क्रिप्शन के इसी हिस्से में एक सेगमेंट जो अलहदा सेगमेंट नहीं है, इसी का हिस्सा है, वो है पेशाब में प्रोटीन। मैं एक्चुअली जब से पाकिस्तान आया हूँ वापस, मैं देख के बहुत सख्त परेशान हूँ कि यहाँ पे गुर्दे के मर्ज़, गुर्दे के मरीज़ और गुर्दे के मर्ज़ के जो डॉक्टर हैं, वो पेशाब में प्रोटीन को वो अहमियत ही नहीं देते जो कि उसकी असल अहमियत है। तो आपने अपने डॉक्टर से लाज़मी पूछना है कि मेरे पेशाब में कितना प्रोटीन आ रहा है, इसका क्या यूनिट है, नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है, जो मेरा अभी प्रोटीन आ रहा है ये कितना ख़तरनाक है और हमने ट्रीटमेंट के साथ, मेडिसिन्स के साथ अचीव क्या करना है, किस लेवल पर इसको लेके आना है। ये मेरे ख़्याल से इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके गुर्दे की ज़िंदगी या मौत इसी नंबर पे सारा डिपेंड करती है। इसके बाद हम तीसरे और असल सेक्शन पर चलते हैं, ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन्स। मेडिसिन्स जो हैं वो हमेशा किसी मकसद के लिए होती हैं। आपकी अलामात के लिए मेडिसिन बहुत कम और वक्ती तौर पे होती हैं। मेडिसिन्स का असल मकसद होता है मर्ज़ को ख़त्म करना, रोकना, स्लो डाउन करना या मैनेज करना। तो आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन में सारी दवाइयाँ चेक करनी हैं। उससे लाज़मी पूछना है कि ये दवाई किस चीज़ के लिए है, ये दवाई किस चीज़ के लिए है, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा।
यही ना होने की वजह से हमारे मरीज़ अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं और वो बड़ी अच्छी दवाइयाँ जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स ये मिस कर देते हैं, ये लेना छोड़ देते हैं क्योंकि डॉक्टर के ऑफिस से निकलते ही उनको कोई बताता है यार छੱਡ ਇਹ ਡੈਪਾਗਲਿਫਲੋਜ਼ਿਨ ਤੇ डायबिटीज़ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, तेरे नेफ्रोलॉजिस्ट ਨੂੰ पता ही कुछ नहीं हैगा। अब अगर नेफ्रोलॉजिस्ट ने बैठ के उस मरीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया होता कि क्या जादुई लेवल की ये दवाई है और इतनी ज़बरदस्त रिसर्च है इन दवाइयों पे कि इन्होंने डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ वाले गुर्दे के जो मरीज़ हैं दोनों में बड़े फ़ायदे शो किए हैं। और सिर्फ ये गुर्दे के मर्ज़ के लिए ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर के लिए भी यूज़ होती है, ये हार्ट के इश्यूज़ के लिए भी यूज़ होती है। तो वो मरीज़ बड़े कॉन्फिडेंस से अपने मोहल्लेदार को, चाचे को, मामे को, ताए को बैठ के समझाता कि डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ा अच्छी तरह समझाया है। मैंने एक्चुअली इस पे थोड़ा-सा पढ़ा भी है गूगल में और मुझे पता है ये दवाई किस चीज़ के लिए है, आप अपना मशवरा अपने पास ही रखें। गुर्दे के मर्ज़ की प्रिस्क्रिप्शन का चौथा सेक्शन है आपके टारगेट्स, जिसमें वाइटल्स भी आते हैं और लैब्स भी आती हैं। आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको लाज़मी बताना है कि आपके टारगेट्स क्या हैं। आपको अगर डायबिटीज़ है, तो आपने डायबिटीज़ को क्या करना है? रिवर्स करना है, कंट्रोल करना है, हीमोग्लोबिन A1C किस लेवल पे लेके आना है? आपकी जो ब्लड प्रेशर है, उसका क्या नंबर होना चाहिए और ये कैसे होगा? इसी तरह लैब्स में भी कुछ टारगेट्स होते हैं कि आपकी हीमोग्लोबिन इस किडनी डिजीज़ की स्टेज पे इतनी होनी चाहिए, आपका फास्फोरस इतना होना चाहिए, आपका पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल ये होना चाहिए और इसी तरह कुछ छोटी-छोटी चीज़ें इंक्लूडिंग सबसे बड़ी चीज़ कि आपका क्रिएटिनिन और प्रोटीन यूरिया। स्पेशली प्रोटीन यूरिया का टारगेट बहुत ही अहम है। आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए और उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होना चाहिए कि अभी मरीज़ का प्रोटीन यूरिया 5 ग्राम है और हमारा टारगेट है इसको 500 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम से कम करना और हम ये अचीव करेंगे दवाइयों के साथ, लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ। ये सारे टारगेट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये लॉजिकल ट्रीटमेंट अपने गुर्दे के मर्ज़ की नहीं सीखेंगे, तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, आप मिसलीड हो सकते हैं और स्पेशली जो आपके घर में या मोहल्ले में बंदा बैठा हुआ है, जिसने आपकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट को तबाह-ओ-बर्बाद कर देना होता है, उसका डॉक्टर के ऑफ़िस से जाते ही आप शिकार हो जाएँगे। फिर आ जाता है लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल के बगैर हम मूव ऑन नहीं कर सकते। अगर अभी तक आपने लाइफ़स्टाइल के बारे में इस तरह नहीं सोचा था, तो आज से बैठ के कागज़ पे लिख लें, फ्रिज के ऊपर लिख लें, घर की दीवारों पे लिख लें, अपने दिमाग पे लिख लें। हम जिस एपिडेमिक में जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से, वो हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही का सबब बनने वाला है। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस टॉपिक को बार-बार छेड़ूँगा। दुनिया तो इतना आगे निकल गई है कि नई से नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी शुरू कर दी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड। जैसे कि हम कार्डियक किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ फ्यूचर में चलेंगे। पर अभी आप ये याद रखें कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के बगैर आपका मर्ज़ बेहतर नहीं हो सकता। सारी दवाइयाँ ओवरऑल एज़ ए बैंड-एड का काम करती हैं। जो पीछे इन्फ्लेमेशन चल रही है, इंसुलिन रेज़िस्टेंस चल रही है, सेलुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे मेटाबॉलिक तबाही हो रही है, उसका ज़िम्मेदार आपका लाइफ़स्टाइल है। अगर आप लाइफ़स्टाइल नहीं चेंज करेंगे, तो आप सिर्फ़ अपैरेंटली अपने नंबर को बेहतर कर रहे हैं, जो फिर भी वर्स होता जाएगा और आप तबाही की तरफ चलते जाएँगे। मुकम्मल मैनेजमेंट में सबसे अहम पार्ट है लाइफ़स्टाइल का। आपने अपने डॉक्टर के ऑफ़िस से लाइफ़स्टाइल के बारे में मुकम्मल हदायत लिए बगैर नहीं उठना। मैं नहीं कहता कि हर डॉक्टर ने बैठ के आपको पूरे लाइफ़स्टाइल की कोचिंग करनी है, उसमें कुछ हिम्मत आपकी भी होनी चाहिए। लेकिन जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, उनके बेसिक नंबर और उनकी बेसिक इंस्ट्रक्शन डॉक्टर के ऑफ़िस को उस प्रिस्क्रिप्शन पर ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। और आखिर में आ जाता है आपका प्रोग्नोसिस और फ़ॉलो-अप। ये बेसिकली 2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसको एक ही लंप में डाल देता हूँ कि आपके डॉक्टर ने आपको फ़ॉलो-अप का ज़रूर बताना है और आपने उस फ़ॉलो-अप के बारे में गौर से सुनना है, डॉक्टर से डिस्कशन करनी है और उससे पूछना है
क्या ये फॉलो अप ज़रूरी है, ये कॉस्ट एफिशिएंट है, ये लॉजिकल है, इस बारे में बहस करनी है। और इसी तरह आपने प्रोग्नोसिस ज़रूर पूछना है, किसी खुशफ़हमी में रह के आपने घर नहीं चले जाना कि चलो जी दवाई 1-2 महीने बाद बंद हो जाएगी। अगर आपको कोई ऐसा मर्ज़ है या आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की आखिरी लेयर पर पहुंच चुके हैं, सीवियर किडनी डैमेज कर चुके हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकता, तो मोस्ट लाइकली आपने बेसिक दवाइयाँ भी लाइफ लॉन्ग सारी ज़िंदगी ही खानी है। मैंने अक्सर देखा है कि मरीज़ दूसरे तीसरे महीने ही सारा कुछ स्टेबल होते पूछना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब दवाई कਦੋਂ बंद होनी है। और ये अभी इस बात के बावजूद कि मैं हर विज़िट में उनको एम्फसाइज़ करता हूँ कि मोस्ट लाइकली आपने ये दवाई सारी ज़िंदगी खानी है। तो इस कन्फ्यूजन में रहने की बजाय आपने पूरी कोशिश करनी है कि मैं डॉक्टर से पूछ के निकलूं कि मेरे गुर्दे के मर्ज़ का प्रोग्नोसिस क्या है, मेरे पास कितना टाइम है, मुझे कब डायलिसिस की तैयारी करनी चाहिए और क्या ये मैंने दवाई सारी उम्र खानी है या थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। जब इस तरह की हेल्दी डिस्कशन होगी, आपके जो रियलिटी चेक्स हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अपने मर्ज़ के बारे में, वो ठीक होगी, उसको जब आप गूगल पे बैठ के कंपेयर करेंगे वो भी ठीक होगी, तो कोई नॉन प्रोफ़ेशनल आपको धोखा नहीं दे सकेगा, आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर सकेगा, आपको ये नहीं कह सकेगा "ओ चलो छड्ड यार डॉक्टर ने सारी उम्र तैनूं दवाइयाँ खवाणियाँ, मैं तैनूं उत्थे हकीम साहब को लैके चलना वा, उन्होंने तैनूं 6 महीने च सैट कर देना है।" अब वो सेट करने का लफ़्ज़ इसलिए यूज़ करता है क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि सेट क्या होना है, क्योंकि बाज़ मरीज़ कम क्रिएटिनिन के साथ सेट हो जाते हैं और बाज़ सेट होके बस सेट ही हो जाते हैं। तो आप अगर डॉक्टर के साथ इस डिस्कशन को मुकम्मल रखेंगे, तो आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस शॉर्ट और प्रिसाइज़ से एपिसोड को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं। आपने इस एपिसोड को नॉन सीरियस नहीं लेना। ये जो बातें मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड बताई हैं, ये बहुत ही अहम हैं। इनमें से अगर कोई भी सेगमेंट आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन में से मिस हो, तो आपने उससे पूछना है। पाकिस्तान में हमारे पास मरीज़ के प्रेशर और सोशल प्रेशर के अलावा कोई चीज़ नहीं है जो डॉक्टर्स को पुश कर सकता है अपने प्रिस्क्रिप्शन को मुकम्मल बनाने में। जिन डॉक्टर्स और डॉन्स का मैंने ज़िक्र किया है, जिनके प्रिस्क्रिप्शन की मैंने तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं, अब वो समझते हैं कि वो अक़ल कुल हैं पाकिस्तान में और वो परफेक्शनिस्ट हैं और उनकी बातों से भी आपको टीवी प्रोग्राम में बैठ के ऐसे ही लगेगा कि अगर ये डॉक्टर ना होता, तो पाकिस्तान बड़े बुरे हालात में होता। लेकिन जब आप पेशेंट के साथ उस डॉक्टर का इंटरैक्शन देखते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो आपको अफ़सोस होता है, आपको बड़ी परेशानी होती है, शर्मिंदगी होती है एज़ अ डॉक्टर। तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अपने मर्ज़ के बारे में लेके जाएँगे, डॉक्टर से बड़े लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे, तो उनके लिए मजबूरन अपने प्रिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी हम प्रिस्क्रिप्शन के सेगमेंट्स को इम्प्रूव करते हैं। नियर फ्यूचर में हम ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे कि सारे डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जाएँ, ताकि जो राइटिंग में कन्फ्यूजन होती है और एक डॉक्टर की ना दूसरे डॉक्टर को कोई बात समझ आती है, ना फार्मासिस्ट को समझ आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। फ्यूचर में हम उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करें। वैसे तो ये काम स्टेट का होता है इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स लाना, पर वो क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो हम खुद ही अपने हेल्थ केयर को, अपने डॉक्टर्स को पुश करेंगे कि वो इस तरह की इम्प्रूवमेंट करें। आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। आपने अपने पुराने प्रिस्क्रिप्शन को देख के बताना है कि मैंने जो चीज़ें आपको बेसिक बताई हैं और जो मेरे प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होती हैं, जिनके बगैर हम गुर्दे के मर्ज़ को ना समझ सकते हैं, ना आगे लेके चल सकते हैं, ना बेहतर बना सकते हैं। आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें हैं कि नहीं। अब लाज़मी नहीं कि इन चीज़ों के बगैर वो कोई नालायक डॉक्टर है या वो आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर रहा, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन पर ये चीज़ें आ जाएँ, तो मेरे ख़्याल से आपके मर्ज़ की मैनेजमेंट में और ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है, ओपिनियन का मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं फिर आपको आपके कमेंट्स के मुताबिक रिप्लाई करूँगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।